Back once again. Salam alaikum सभी लोगों को, and I guess we are good to go now. And there is no scope of no audio, right? Come on, guys. Can I have the confirmation once? So I believe now it should be clearly visible as well as audible. Can I have the confirmation, guys? अभी तो मैं सुनाई दे रहा हूँ, दिखाई भी दे रहा हूँ, सब ठीक है? नाउ फाइन, ओके, चलो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर द कंफर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक्स हैं, दैट इज विद रिगार्ड टू द करंट अफेयर्स सेगमेंट। Okay, and before that, guys, you know what you have to do very well. You have to join me on my Telegram channel. And what is the name of the channel? Here it is, PM UPSC 10. Right? You can join me in here. And remember, this is going to be same your promo code. Okay. So let's proceed, guys, with first of the point that what we have got for the day. That is Gulf states. They hold first ever joint naval exercise with Israel. Gulf states, they are having the joint naval exercise with Israel. मजाक लगा रखा है। दुनिया भर में एक पूरी कहानी चल रही है कि ये दुनिया जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे जंग के लिए तैयार हो रही है। Guys, please remember what I'm trying to state. ये दुनिया एक्चुअली में बहुत बड़े पैमाने पर जंग के लिए तैयार हो रही है। We are at the stage of war, at the stage right now. The drama has not yet started. देखो एक वो कहानी होती है ना कि स्टेज पे सारे एक्टर्स जो है वो पहुंच जाते हैं, राइट? लेकिन अभी तक ड्रामा शुरू नहीं हुआ, अभी तक वो जो प्ले है वो शुरू नहीं हुआ, या यूं कह लो कि पिक्चर बन तो गई है, बस रिलीज होना बाकी है। ओके, तो ये जो दुनिया है ना, ये अपने आप को ऑलरेडी इस ड्रामा पे सेट कर चुकी है। सबने अपने अपना जो है रोल्स और अपने अपने परफॉर्मेंसेस जो है फिक्स कर लिए हैं कि ये मेरा रोल होगा, वो मेरा रोल होगा, और दुनिया को तैयार कर रहे हैं धीमे धीमे ये कि हम अब बहुत जल्दी तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ेंगे। बिकॉज अगर आप क्रोनोलॉजी देखोगे, द सीरीज ऑफ इवेंट्स जिसे हम बोलते हैं, अगर आप उसको देखोगे, व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके गाइस, प्लीज ट्राई टू कनेक्ट द लिंक्स। ओके, कनेक्ट द डॉट्स, द फर्स्ट डॉट, सेकेंड डॉट, थर्ड डॉट, ये पूरा सर्कल बनेगा जो लास्ट में आपको इस एक पर्टिकुलर टॉपिक, इस पर्टिकुलर हेडलाइन की तरफ ले आएगा। ओके, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? क्या हो रहा था? अचानक से देखो, आप देख रहे थे कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो गड़बड़ हो गया था। अचानक से हमने देखा कि इंग्लैंड की तरफ, एक तरफ इंग्लैंड, दूसरी तरफ भी इंग्लैंड था, दुनिया भर में एक ही सुपर पावर था, इंग्लैंड। रिनाइसा पीरियड आपको मिलेगा, रिनाइसेंस आपको देखने को मिलेगा, जहां पर फ्रांस एक सुपर पावर के तौर पर निकल कर आ जाएगा। तो इंग्लैंड और फ्रांस, चलो अभी भी ठीक था। इंग्लैंड और फ्रांस के बाद आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिकन सिविल वॉर हो रहा है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है। उससे भी पहले अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पर निकल कर आ जाएगा। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, देन रशियन रिवोल्यूशन, दैट इज द बोल्शेविक रिवोल्यूशन। ओके, और इन सब के बाद हम देख रहे थे ना कि अब इंग्लैंड और फ्रांस अकेली सुपर पावर्स नहीं थी, यूरोप में आग लगी हुई थी सुप्रीमेसी की। एक जंग ऑलरेडी चल रही थी यूरोप में सुप्रीमेसी को लेकर, की वर्चस्व को लेकर, कि कौन हुकूमत करेगा यूरोप में, और यूरोप में जो हुकूमत करेगा वो उस टाइम दुनिया में हुकूमत कर रहा था, राइट? तो फिर हमने क्या देखा था, इस वर्चस्व की जंग में देश आपस में ग्रुप तैयार कर रहे थे, राइट? द रॉयल लीग, द ट्रिपल एंटेंटे वगैरह वगैरह, ये सब क्या ग्रुप्स तैयार कर रहे थे और आपस में मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे थे, ट्रीटी साइन कर रहे हैं, एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह, बिजनेस वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो वो सेकेंडरी हो चुका था। प्राइमरी और जो एकदम जो मेन फोकस ऑफ जो मेन अटेंशन फोकस, जो एपी सेंटर बना हुआ था किसी भी डील्स और एग्रीमेंट्स का, क्या था? द नेवी। एयर पावर उस टाइम उतनी ज्यादा जो है ट्रेंड में नहीं थी, और मिलिट्री पावर भी उतनी ज्यादा जो है, आर्मी पावर भी उतनी ज्यादा ट्रेंड में नहीं थी, लेकिन हाँ, नेवी को लेकर सबसे बड़ा एक इश्यू होता था। अब दुनिया भर की सरकारें आपस में क्या कर रही थी, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो कोई भी एक्सपेक्टेड कंट्री हो, जापान हो, जापानीज जो मंचूरियन वॉर्स अगर आप देखोगे, कोरियन वॉर्स अगर आप देखोगे, रूसो जापानीज वॉर अगर आप देखोगे, तो उसका बेसिक एलिमेंट क्या रहा है? द नेवी। और इस बेसिक एलिमेंट यानी कि नेवी को लेकर ये लोग क्या कर रहे थे? आपस में एक्सरसाइजेस कर रहे थे, ड्रिल्स तैयार कर रहे थे, ट्रीटी साइन कर रहे थे। तो ये बात वहीं फिक्स हो गई थी कि जिस दिन भी जंग हुई बहुत बड़े पैमाने पे होगी, छोटा मोटा जंग नहीं होगा फिर। ओके, जो जंग होगी फिर बहुत बड़े पैमाने पर होगी, वो छोटी मोटी जंग नहीं होगी, फॉर श्योर। और वही हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दुनिया तमाशा देख रही थी कि हम ही तमाशा बने हुए, मतलब दुनिया खुद को आईने में तमाशा करते हुए नजर कर पा रही थी, देख पा रही थी कि तमाशा हो रहा है, और तमाशा कर कौन रहा है? हम। तमाशे का शिकार कौन हो रहा है? हम। इससे नुकसान किसका हो रहा है? हमारा। फायदे में कौन है? कोई नहीं, राइट? तो ये इशारे हमें 1900 सेंचुरी, जब हमने 20th सेंचुरी में जब हमने कदम रखा, तो 1900 ऑनवर्ड्स हमें मिलने को, देखने को मिलते गए कि यस,
दुनिया तैयार हो चुकी है वर्ल्ड वॉर के लिए। देन सेम सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1919 से लेके 1939, ये जो 20 साल रहे हैं, आपने देखा है कि किस तरीके से यूएस ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर दिया। इंग्लैंड की पावर और फ्रांस की पावर सब्जुगेट होने लग गई और इनको पावर अपना वापस से रीड्रेस करना था। सो रीड्रेसिंग देयर पावर, रीइंस्टेटिंग देयर ओरिजिनल पावर ऑफ बीइंग द सुपर पावर, राइट, ऑफ बीइंग द सुपीरियर वन, द इंपीरियल वन। इन्होंने अब वर्चस्व की जंग को और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, एक स्टेप आगे ले गए। उसी दौरान हमने देखा कि किस तरीके से जर्मनी को मिलता है उसका सुपर हीरो एडोल्फ हिटलर, राइट। उसी तरीके से हम देखते हैं कि बाकी जितने भी छोटे बड़े देश थे वो भी अब आजाद हो गए हैं। बाल्कन वॉर्स हो चुके हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे, अगर आप देखोगे सो देयर इज अ चैप्टर नोन एज बाल्कन वॉर्स, राइट। तो बाल्कन वॉर्स हो चुके हैं, एक तरफ से जितने भी बाल्टिक सी के आसपास के नेशंस थे लगभग वो आजाद हो चुके हैं। तो अब उनकी भी अपनी एक अलग आर्मी है, मतलब कि यूरोप जिसमें आग लगी हुई थी, अब वहां पर आग इस तरीके से फैल चुकी कि उसको आग कहना भी एक बेवकूफी होगी। वहां पे समझ लो ऑलरेडी एक सूरज था, वहां पे ऑलरेडी जो है एक आफताब जो जल रहा था ऑलरेडी मौजूद था, राइट। सो दिस इज द होल सिनेरियो, दिस इज द होल स्टोरी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ क्यों, इन्हीं सब वजहों से। और अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की कहानी आप देख रहे हो, दैट इज द स्टोरी ऑफ रीजनल ग्रुपिंग्स, राइट। दैट इज द स्टोरी ऑफ द मिलिट्री एम्पावरमेंट एंड द मिलिट्री ग्रुपिंग्स। रीजनल ग्रुपिंग ठीक है, नो वरीज, बट मिलिट्री ग्रुपिंग जिसकी वजह से अब दुनिया भर की सरकारें इनको देख रही हैं। ये न्यूज हम पढ़ रहे हैं तो हमारे शी भाई साहब भी पढ़ रहे हैं, ही भाई साहब कौन, नहीं क्या नाम है, शी, हाँ शी जिनपिंग भाई साहब वो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इधर से हमारे इमो भाई भी पढ़ रहे हैं, राइट, सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। अब उनको क्या लगेगा यार, इजराइल, इजराइल किसका दोस्त है, यूएस का। गल्फ स्टेट्स, वो गल्फ स्टेट्स जो कि आज तक अभी तक इन्होंने मिलिट्री ग्रुपिंग की बात ही नहीं करी है कहीं पर। पूरे अफगानिस्तान में आग लगी रही, पाकिस्तान में बवाल होता रहा, सीरिया में बवाल होता रहा, बल्कि अगर कहीं बवाल हो रहा है तो वो रीजनल ग्रुपिंग में ही, इन्हीं रीजन्स में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में और सेंट्रल एशिया में। लेकिन कभी भी गल्फ स्टेट्स ने आगे बढ़ चढ़कर इसमें कोई भी हिस्सा नहीं लिया, वो चुपचाप अपना तेल निकाल रहे थे और बेच रहे थे, ठीक है। टूरिज्म को प्रमोट कर रहे थे, अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे थे, अपनी अपनी जो है आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि ये एयर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। सो गाइस दिस इज लिटरली नॉट अ जोक। अगर बोलेंगे ना कि ये मजाक है तो कतई नहीं, ये मजाक नहीं, ओके। सो गाइस प्लीज रिमेंबर व्हाट इट इज इट अ जोक, इट इज एक्चुअली नॉट अ जोक। ये कतई मजाक नहीं है और इसके जो रिपरकशंस होंगे वो भी अच्छे नहीं होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इसका एक सिनेरियो सामने रख देता हूं आपके। दैट इज नाउ चाइना विल बी अ बिट डिस्टर्ब। इस एक पर्टिकुलर इंसिडेंस के बाद से चाइना जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, राइट। वो क्या बोलेगा कि यार मिडिल ईस्ट जहां पर अभी मैं अपने कदम जमाने की जो है पूरी एक सेटअप तैयार कर चुका हूं गल्फ नेशंस में, राइट, फॉर श्योर, जहां पर मैं पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, जहां पर मैं पूरी तरीके से पॉलिटिकल रिलेशंस आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, वहां पर अभी हम देख रहे हैं कि एक नेवी ड्रिल हो रही है, किसके साथ, इजराइल के साथ। इजराइल किसका साथ है, देखो शब्द यहां पर लिखा इजराइल भले ही है, लेकिन यहां पर डायरेक्टली इजराइल एक्टिव है, लेकिन इनडायरेक्टली यहां पर यूएस, और यूएस के साथ ही बोले तो यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया भी एक्टिव है, राइट। सो अगर आप देखोगे विद इन वीक और 10 डेज, दिस इज अ प्रेडिक्शन गाइस, वंस अगेन, ओके, आईआर की प्रेडिक्शन मैं आपको दे रहा हूं, राइट। अभी आज ही लिख लो आप, डेट क्या है, व्हाट इज द डेट टुडे, 13th of November, राइट। So within 10 days, let's say maximum by 25th of November, maximum, okay, maximum by 25th of November। देखो मुझे फ्यूचर देखना नहीं आता है, लेकिन मैं ये प्रेडिक्ट दे रहा हूं, लेकिन और ये प्रेडिक्शन आप शर्त लगाओ मुझसे, अगर आप लगाना चाहो तो, ठीक है, अगर गलत हुआ तो बताना। 25th of November, prior to that, you will see either with Israel or with Middle East, okay, Australia or United Kingdom, they would come in action. They would come forward and they would be having any kind of a deal, trade deal, military deal, political, cultural, any kind of an agreement is on board for sure. Okay, this is what the prediction is. Any kind of trade or agreement is on board for sure between either Australia or United Kingdom with the Middle East. For sure, 100%. अब अपने शब्द में बोले तो पीसी 3000% फॉर श्योर, ओके, बिकॉज ये यूएस है यहां पर, इजराइल नहीं है यहां पर, कौन है, यूएस, ओके। डायरेक्ट शब्दों में अगर बोला जाए सो इट्स रिटन हियर। सो नेवल फोर्सेस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, Israel and 2 Gulf states are taking part in a joint security drill in Red Sea, a vital shipping route
that feeds into the Suez Canal. सुएज कैनाल जो मलक्का स्ट्रेट के बाद दूसरा सबसे बड़ा कैनाल बन जा रहा है विथ रिगार्ड टू द पैसेजेस ऑफ शिप्स, राइट? सो द नेवल फोर्सेस किसके किसके यहां पे एक्टिव है? इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स आप देख पा रहे हो, इजराइल जहां पर भी रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स रहेगा, या यूं कह लो जहां पर भी यूनाइटेड स्टेट्स रहेगा इजराइल भी वहां पर रहेगा। ओके, क्लियर? इससे चाइना कुछ एक्शन लेगा क्या? दादा बिल्कुल चाइना एक्शन लेगा, ठीक है, ऑब्वियसली, राइट? चाइना को एक्शन लेना बनता है। रीजन बीइंग, द बिगेस्ट रीजन इज दैट चाइना इज राइट नाउ प्रोवोक्ड। उसको पिंच किया गया है, इस एक मिलिट्री ड्रिल की वजह से चाइना को पिंच किया गया है मिडिल ईस्ट में उसके जो है एग्जिस्टेंस को लेकर। मिडिल ईस्ट में उसकी एग्जिस्टेंस नहीं, उसकी प्रेजेंस नहीं, मिडिल ईस्ट में उसकी डोमिनेंस को लेकर। ओके, क्योंकि इस तरीके के ड्रिल्स फॉर श्योर परेशान करेंगे उन कंट्रीज को जो एक्सपैंड करना चाह रही हैं अपने एम्पायर को। और एक्सपैंड इस वक्त कौन करना चाह रहा है? वी नो वेरी वेल, ओनली एंड ओनली चाइना, नथिंग मोर और लेस देन दैट। अब देखो दूसरी कहानी। ओके, द ड्रिल कम्स अ लिटिल मोर देन अ ईयर आफ्टर द यूएई एंड सब्सिक्वेंटली बहरीन नॉर्मलाइज्ड टाइज विद इजराइल। एक साल पहले, लगभग एक साल पहले, एक साल से भी ज्यादा थोड़ा सा टाइम हो चुका है, जब बहरीन और यूएई ने अपने रिश्ते इजराइल से सुधारे थे और पैलेस्टीनियन मुद्दे पर अपनी जो पकड़ है उसको थोड़ा नाजुक किया था। ओके, okay, despite strong criticism by Palestinians over the formal recognition of Israel, okay, जो कि यूएई और बहरीन पैलेस्टीनियन मुद्दे पर जो है बहुत ही एक नेगेटिव अप्रोच रखे हुए थे, बल्कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है पैलेस्टीन और पैलेस्टीनियंस के ऊपर एक बहुत ही अलग स्कोप ऑफ व्यू रखा हुआ है, राइट? वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डोंट वरी, विल डिस्कस इट फर्दर अगेन इन द आईआर शो फॉर श्योर, राइट? सो अभी क्या मुद्दा था? पैलेस्टीन जो कि इसके खिलाफ काफी बातें बोल रहा था, पैलेस्टीन जिसको पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी यूएई बहरीन ने अपने रिश्ते इजराइल के साथ मजबूत करने की बातें आगे बढ़ाई। पैलेस्टीन का जो उनका जो एक व्यू था उसको थोड़ा सा उन्होंने ढील दी, उसमें कहा कि यार चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर आगे फिर बातचीत होगी, कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म सेटअप करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इन्होंने एक सेटअप कर रखा है, राइट? ओपेक, ओपीईसी, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो हो सकता है एक दूसरी रीजनल ग्रुप भी ये बनाए यहाँ पर, अ ग्रुप विद रिगार्ड टू दी क्लियरिंग आउट द डिस्टर्बेंस और द न्यूसेंस दैट हैज क्रिएटेड और स्पार्क्ड आउट इन द टेरिटरी ऑफ पैलेस्टीन। हो सकता है ऐसा ही तैयार कर दे, बट अभी ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं है। ओके, सो एन इजरायली नेवी ऑफिसर सेड, ओके, हु सेड? अ इजरायली नेवी ऑफिसर। ये स्टेटमेंट कहां से है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इजराइल का ऑफिसर ये बात बोल रहा है दैट इट इज द फर्स्ट टाइम the three nations have shared the maritime training exercises, and the UAE also sent a delegation to an Israeli hosted air force drill last month. इजराइल ने एक एयरफोर्स ड्रिल जो है किया था पिछले महीने, और उसमें हम देख रहे थे कि किस तरीके से ओके यूएई वहां पर अपना एक डेलीगेशन भेजता है। क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? तुम्हें इस वक्त करने की सब कोई जरूरत नहीं थी। Okay, UAE has come forward for the first time with regard to the space missions and all. That's perfect. That's good. But why are you enhancing your military presence, or why are you enhancing your military grouping? Is it required right now? Nowhere it is required, because we know very well that we talk about the Saudi or UAE nations and all those UAE, the Middle East nations, those who are having no role with terrorism, no role with international combating tactics and all, because they are good enough with their domestic police. Okay, they are very good enough with their domestic security forces, that is the police. They need not have an active engagement with the global politics with regard to the military. Need not. बट स्टिल दे आर। मतलब कहने का मतलब वही है ना कि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जाकर मैं एक बार चलो एक ऑडी खरीद लाता हूं। क्या करने है, पार्किंग में पड़ी रहेगी, क्यों पड़ी रहेगी? वो पैसा मैं ऑडी में क्यों लगा दूं जब मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है फिलहाल, राइट? मतलब खाली बैठे हैं, कुछ करने को है नहीं, काम करते हैं, कोई लाओ कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कुछ कर लेते हैं, मंगा लिया कुछ भी। तो ऐसे तो नहीं चलता ना कि कुछ भी मंगा लो, जब नीड है तब करो, ठीक है? और अगर बिना सोचे समझे कुछ भी करोगे तो खामियाजा तुम्ही को भुगतना पड़ता है। तो यहां पर भी वही वाली बात है कि इजराइल के साथ बहरीन और यूएई की बढ़ती ये जो मिलिट्री नजदीकियां हैं, इसकी क्या जरूरत है? क्या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को इसकी सच में जरूरत है? वो भी इस टाइम 2021 के यहां पे हम अंत में आ चुके हैं, राइट? तो क्या अभी भी हमें इस वक्त इसकी जरूरत थी? शायद अगर ये काम ये अपने अरब स्प्रिंग के टाइम 2010 के आसपास करते समझ में आता,
ये काम ये लोग अपनी शुरुआत में करते जब सीरिया में आग लगी, जब लिबिया में आग लगी, जब साउथ अफ्रीका, जब ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स की तरफ बढ़ रहे थे, वहां जब जो है तहस महस होना शुरू किया, तब वो लोग ये काम करते तो समझ में भी आता, लेकिन उस वक्त ये चुप थे। और जब उस वक्त कुछ नहीं किया तो फिर अब करने का लॉजिक क्या बनता है? सो द लॉजिक इज अंडर क्वेश्चन मार्क एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ये दुनिया बहुत बड़े पैमाने पर जंग के लिए तैयार हो रही है, बस उसके जो एविडेंसेस हैं वो यहां आपके सामने है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस प्लीज। यस गाइस प्लीज लाइक द सेशन। ओके सर, अगर लिटरली देखे तो ऑकस एक्टिव हो रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर। नॉट जस्ट ऑकस, इट्स नॉट जस्ट ऑकस, ओके, द होल वर्ल्ड। अगर आप हमारी बात करोगे, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया, लगभग लगभग दुनिया की हर एक मेजर कंट्री जिसके पास अपनी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स है, हमारा उसके साथ मिलिट्री ड्रिल होता है। रशिया और पाकिस्तान मिलिट्री ड्रिल करना शुरू कर दिए हैं। वाई? रशिया और चाइना का अभी हाल ही में नेवी ड्रिल हो रहा है हकाइडो आइलैंड को क्रॉस करते हुए। वाई? यूएस और कनाडा इन्वॉल्व है, यूएस और इजराइल अब इन्वॉल्व हो गए हैं। कहां? मिडिल ईस्ट में मिलिट्री ड्रिल्स को लेकर। ऑकस बना है इसी टाइम पीरियड पे, न्यू क्वाड बना है इसी टाइम पीरियड पे, अफगानिस्तान से आप बाहर निकले हो इसी टाइम पीरियड पे। ओके, कहने का मतलब है जितनी जल्दी हो सके IAS बन जाओ। वर्ल्ड वॉर हो गया तो मुन्ना कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? जल्दी से एक बार लवासना पहुंच जाओ, उसके बाद वर्ल्ड वॉर हो गया तो कम से कम तुम लीड फ्रॉम द फ्रंट तो कर सकोगे ना, कि हाँ ये वाली बटालियन है, लेट मी टेक चार्ज, है ना? तो ऐसा थोड़ा कुछ कर लो जल्दी से, ठीक है? इट्स क्लियर सर? नमस्कार दादा, हाउ आर यू? इट्स एन इनडायरेक्ट इन्विटेशन, I'll say it's a direct invitation. Direct invitation is because first और second world wars में यही हुआ था, कोई indirect नहीं था, it was direct one. Okay, new axis allies on the board. Absolutely, okay, absolutely. This is the neo-axism, what we can call it, neo-axism. Okay, so guys, this is the first point for the day. Understand that this is not a joke, a big threat on the peace system of this globe. Peace, PEACE. अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये PEACE, PIECE में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और फिर हम हाथ में हाथ धरे बैठे रह जाएंगे, देख पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है? बस यही देखेंगे कि कितना खून खराबा हो रहा है और कितनी जगह आग लग रही है, कितनी जगह ब्लास्ट हो रहा है, कितनी जगह कितनी गोलियां चल रही हैं, और कहीं हम उसमें इन्वॉल्व तो नहीं हो गए, हम उससे दूर हैं या नहीं, हम सुरक्षित हैं या नहीं, हमारे अपने सुरक्षित हैं या नहीं। सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बट नो वरीज, ओके, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, इंटेलिजेंस फोर्सेस आर एक्टिव, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एज वेल। और यही कर रहे हैं हम। न्यूक्लियर की जब बात करते हैं, हम मिसाइल्स की बात करते हैं, हम वेपन्स की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या है? हम जंग के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? नहीं, हम तैयार कर रहे हैं अपने आप को उस सिचुएशन के लिए कि अगर जंग हो गई, हम जंग लड़ने के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं खुद को, हम अपने आप को जंग में डिफेंड करने के लिए तैयार होंगे। बिकॉज रिमेंबर व्हाट वी हैव गॉट, द डिफेंस फोर्सेस, वी हैव नॉट गॉट द अटैकिंग फोर्सेस। ओके, वी डोंट हैव द अटैक फोर्सेस, व्हाट वी हैव गॉट द डिफेंस फोर्सेस। हमारे पास मिनिस्ट्री कौन सी? अटैक मिनिस्ट्री? नो, इट्स अ डिफेंस मिनिस्ट्री, राइट? तो मेरे पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, अटैक मिनिस्ट्री नहीं। मैं अपने आप को किस लिए तैयार कर रहा हूं? डिफेंस के लिए, नॉट द अटैक। सो अगर मैं अपने वेपन्स, अपने हथियारों का जखीरा जो है उसको आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है, उसको जो है और डेवलप कर रहा हूं, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, या दुनिया भर की कंट्रीज के साथ हम डिफेंस टेक्निक्स को लेकर, डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर, उसके प्रोक्योरमेंट को लेकर अगर हम डील और एग्रीमेंट वगैरह साइन कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि ये बात हम सब समझ रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर हम जंग के लिए तैयार हो रहे हैं, राइट? ओके, चलिए, क्लियर अप गाइस? तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, इसका नाम है ग्लोबल इंडेक्स फॉर मेजरिंग रेजिलियंस टू क्लाइमेट रिस्क लॉन्च्ड। ओके, अ ग्लोबल इंडेक्स फॉर मेजरिंग रेजिलियंस टू क्लाइमेट रिस्क। ओके, इसको लॉन्च किया गया अभी। बाकी देखते हैं ऑब्वियसली इसको कहां लॉन्च किया गया है? COP26 में। एक बार में ये लोग नहीं बता रहे सारी चीजें, रोज का सरदर्द बढ़ा रहे हैं। हाँ, रोज आ रहा है पेपर में COP26 ने ये कर दिया। अरे यार, तुम्हारी मीटिंग 2 तारीख को खत्म हो गई थी, कुछ नया ले आओ। लेकिन नहीं, कुछ मतलब एक बार में सारी चीजें बता देते। आए दिन कभी मीथेन के बारे में बता रहे हैं, कभी एथेनॉल के बारे में बता रहे हैं, कभी न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हैं, अब लेकर आ गए ग्लोबल इंडेक्स
फॉर मेजरिंग रेजिलियंस टू क्लाइमेट। मतलब छोड़ो, जान दो, पढ़ना तो है ही, ठीक है। अब बात करते हैं पूरी कहानी को लेकर। द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विथ पार्शियल फंडिंग, गाइस प्लीज रिमेंबर इट्स अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। क्या लिखा है यहाँ पे? इट्स अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विथ पार्शियल फंडिंग and in-kind contributions from the insurance sector and partner institutions have launched a Global Resilience Index Initiative GRII at COP26। क्या है ये? इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं गाइस, प्लीज रिमेंबर, इट इज नॉट एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जरूर है with partial funding and in-kind contributions from the insurance sector and partner institutions, okay, that is kind of type funding, okay। तो इसमें सरकारें भी इन्वॉल्व हैं और इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं। गाइस प्लीज पेन डाउन who all are involved। just the government? no। only the government? no। okay, only the private players? no, the private players as well as the government organizations। क्या नाम है? GRII, ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव। कहां लॉन्च किया है? COP26, वही क्लाइड नदी के किनारे जो एक शहर बसा है, क्या नाम है? ग्लासगो, ओके। सो जस्ट रिमेंबर दैट। सिलेबस तो चलो कोई नहीं, जाने दो, अब इंक्रीज तो हो ही गया है, अब पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सब क्लियर? चलिए, हाँ, काइंड ऑफ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। सो GRII, अब इसकी पूरी कहानी क्या है, क्यों, क्या मतलब? अब देखो, रिपोर्ट्स ऑलरेडी बहुत सी हैं। अगर आप बात करोगे तो क्या ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हमारे पास नहीं है? बिल्कुल है। क्या हमारे पास क्लाइमेट रिपोर्ट्स नहीं? न जाने कितनी है, लेकिन फिर एक नई क्लाइमेट रिपोर्ट तैयार करनी है इनको। रिपोर्ट पे रिपोर्ट तैयार किए जाओ, काम न करना कुछ कभी। मतलब तो वही वाली बात है, टाइम टेबल रोज बनाएंगे बाबू, रोज नया टाइम टेबल, रोज एक दिन कड़क। मतलब कल 6 घंटे का था, आज 7 घंटे का, परसों बनाएंगे 8 घंटे का। 20 दिन ऐसे ही चलता रहा ना तो 30 दिन का टाइम टेबल तुम बना दोगे। ऊपर से अल्लाह पाक नीचे आ कहेंगे क्या 24 घंटा ही दिया मैंने दिन में, ठीक है। कहां तुम लोग कुछ भी कर रहे हो कि नहीं 6 घंटे मैंने जो है ऑप्शनल पढ़ना है, 6 घंटे मैंने जीएस पढ़ना है, 6 घंटे मैंने सीसैट पढ़ना है और 6 घंटे सोना है, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग का जिस तरीके से चल रहा है ना, रोज रोज एकदम स्ट्रिंजेंट टाइम टेबल बनाने का, नया से नया टाइम टेबल रोज बन रहा है, तो अल्लाह पाक खुद सामने आएंगे, कहेंगे क्या मजाक लगा रखा है, क्या 30 घंटे दिन के कहां होते हैं रे? कब बना दिया तुमने दिन के 30 घंटे? हमें तो नहीं पता, कुछ भी कर रहे हो, मतलब कुछ भी, है ना। तो यहां पर भी वही वाली बात है, आए दिन रिपोर्ट्स आ रही हैं, प्लेजेस लिए जा रहे हैं, ट्रीटी साइन हो रही है, एग्रीमेंट साइन हो रहा है, लेकिन पोल्यूशन कम हो रहा है, हटाओ, बात ही मत करो उसके बारे में, ठीक। So the GRII will provide a globally consistent model for the assessment of resilience across all sectors and geographies। मतलब वो बताएगा कि किस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन पर पोल्यूशन कितना ज्यादा है और वहां पर इसको कम करने के लिए जो मिटिगेशन टेक्निक है, इसको कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जैसे इससे पहले तो किसी ने बताया ही नहीं है, राइट। सो द GRII will be using cross sector risk modeling experience। क्रॉस सेक्टर रिस्क मॉडलिंग एक्सपीरियंस, गाइस डोंट वरी, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, एक शब्दों में समझ लो। क्रॉस सेक्टर मतलब एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर पर क्या क्या एक फर्क पड़ रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आई हैव एन इंडस्ट्री व्हिच इज मेकिंग ग्लासेस, okay, and you have an industry which is making the this what we call जो शो पीसेस, राइट। सो मेरी इंडस्ट्री का तुम्हारी इंडस्ट्री से एक डायरेक्ट रिश्ता है, और उसी के ठीक बगल में किसी ने और इंडस्ट्री अपनी खोल रखी है जो रैक्स वगैरह, कबर्ड्स, मतलब जो लकड़ी वकड़ी का काम कर रहा है, ठीक। तो ये तो हम बात करते हैं इकोनॉमी में क्रॉस सेक्टर, ठीक है, द क्रॉस सेक्टर लिंक। लेकिन यहां क्या है? क्रॉस सेक्टर रिस्क, ठीक है, कि इसका क्लाइमेट पर क्या रिस्क हो रहा है। ज्यादा ग्लासेस बन रहे हैं, ज्यादा शो पीसेस बन रहे हैं, जितने ज्यादा शो पीस उतने ज्यादा वुडन रैक्स, कि भाई ये 10 शो पीस नए खरीदे हैं, एकदम ओरिजिनल कांच के हैं, प्लास्टिक नहीं है, हार्ड प्लास्टिक नहीं है, ओरिजिनल कांच, बच्चों से बचाकर दूर रखना है, टूट फूट ना जाए, तो एक नया रैक बनेगा, राइट। तो ये क्या है? क्रॉस सेक्टर रिस्क। तो ये इसको आइडेंटिफाई करेगा और जस्टिफाई करेगा ज्योग्राफिकल लोकेशंस के पर्सपेक्टिव से, कि किस एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, किस एक पर्टिकुलर लोकेशन में कौन सा एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैला रहा है, उसको वहां पर रोकने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। बहुत नई चीज है ये, इसके पहले थी नहीं, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी न्यू थिंग, राइट। पहले इसके ये कभी थी नहीं, है ना। अभी देखो आगे,
पूरी कहानी, द GRII will be using cross sector risk modeling experience including public private partnerships between governments, academia, insurance and engineering. Okay, so इसमें जो academics होंगे यानी कि the experts in the field of geography and environment and ecology, then insurance, that is economy, and engineering, that is science and technology. And apart from that, the governments will be also taking action, also taking the active performances, active roles, okay, with regard to the climate change assessment. Okay, so आइए बात करते हैं the organizations involved. अब जैसे कि हमने बात करी थी, the organizations involved, this is not just a government body, intergovernmental body, but yes, the private players are also active here. Okay, so guys, please pen down the name of the private players, those who are involved here. So among the organizations that came together to launch the GRII, okay, they are, so guys, please remember the names, important hai, please pen down. The United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR, तो United Nations को यहाँ पे directly आ ही गया है. Then we got the Insurance Development Forum, IDF. Then we got the University of Oxford, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, CDRI, Coalition for Climate Resilient Investment, CCRI, and UK Center for Greening Finance and Investment. And apart from that, the Wills Tower. अभी बोलोगे सर ये सब याद रखना है, तो नहीं रे डोंडू, सब नहीं याद रखना है, ठीक है. दो नाम है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. ओके, लिख सारे लो, लेकिन हाँ जो दिमाग में रहने चाहिए वो कौन से होने चाहिए, दैट इज यूनाइटेड नेशंस इज एक्टिव हियर, यस फॉर श्योर. यूनाइटेड नेशंस की कौन सी बॉडी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. ओके, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी दैट इज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNDRR. अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, द विलीज टावर. ओके, द ब्रिटिश रिस्क एंड इंश्योरेंस एडवाइजरी कंपनी, द विलीज टावर, जिन्होंने काफी बेहतरीन स्टेटमेंट्स दिए हैं अभी COP26 की मीटिंग जब चल रही थी तब. ओके, सो द विलीज टावर क्यों, क्योंकि ये कहां से हैं, ब्रिटिश, ऑकस, यूके. ठीक, बस कहानी खत्म. बाकी के लिख लो, अगर दिमाग में रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो नॉट अ बिग डील. लेकिन यस, ये दो नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. बोले तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एंड यस, द विलीज टावर्स. कहां से हैं ये, ब्रिटेन से. ब्रिटेन कहां है, यूनाइटेड किंगडम. वो यूनाइटेड किंगडम जो कि फिलहाल ग्रुप बनाया हुआ है किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ. वही यूनाइटेड किंगडम जिसने चाइना को अभी बोला है हमारे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से आप फिलहाल टाटा बाय बाय ले रहे हैं, आप फिलहाल आपको हम अलविदा कह रहे हैं. ठीक है, ऐसा. तो अब इसी ने वापस से फिर से एक दूसरा स्टेटमेंट जारी किया है, दैट इज इन द COP26, वन ऑफ आवर प्राइवेट प्लेयर, दैट इज द विलीज टावर्स, they will be taking a cognizant role with regard to the GRII. Okay, is that clear to everyone? All sorted up? हाँ भाई, तो एक बार में बता दिया करें, सिलेबस इंक्रीज. क्लियर भाई? ओके, टाइम टेबल कौन बनाता है, टाइम टेबल बनाते हैं कुछ लोग हैं, बहुत बनाते हैं, रोज बनाते हैं, कुछ लोग 30-30 घंटे टाइम टेबल बना रहे हैं. ठीक है, ओके. गुड मॉर्निंग, यस, गुड मॉर्निंग सिंड्रेला. ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं, यस यस दादा, ऐसा भी कर सकते हैं ये लोग. ओके, वाई कुमार प्रकाश साहब, आपने यहां लिखा है वाई. ये वाई का मैं मतलब समझ सकता हूं. वाई मतलब आप किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप टारगेट कर रहे हैं. कैन आई हैव दिस वाई? ओके ओके ओके, फाइन. Okay everyone, so this is what the whole scenario, that is the private players are active in the GRII. ठीक है, कहानी समाप्त. Now the next thing, particular, it was a editorial but it has given us some very surprising facts. आपको याद होगा कल जब हम डिस्कस कर रहे थे अपने IR की क्लास में, that is the India and the nuclear world. Okay, sorry guys, वो क्लास पूरी हो नहीं पाई, बट उसे हम कंटिन्यू करेंगे. इंडिया एंड द न्यूक्लियर वर्ल्ड, तो इसको जरा पहले कल की क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था, जरा उसकी कहानी को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. ओके, आपको याद होगा हमारे सामने एक ट्रीटी रखी गई थी, NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. हाँ, बोला साइन कर दो. हमने कहा क्यों, क्या है ट्रीटी में, कहते हैं कि अब कोई न्यूक्लियर नहीं बनाएगा. ठीक है, हमने कहा एक काम करो, वो रही गली, पकड़ो और निकलो. ठीक है, पहली गली पकड़ो, पहली फुर्सत में निकल लो. मतलब आपका डॉगी टॉमी, हमारा डॉगी डॉगी, ये वाली कहानी थी यहां पर, है ना, कि आपका डॉगी टॉमी, हमारा डॉगी डॉगी.
मतलब ऐसी तो कोई कहानी नहीं बनती है ना। तुम्हारे पास न्यूक्लियर है तो तुम बनाए जाओ, हमारे पास नहीं है तो तुम हमसे बोलो कि अब तुम नहीं बनाओगे। मजाक लगा रखा है। तो हमने क्या बोला कि जाओ, है ना, एकदम हमने भी ना एकदम अमिताभ बच्चन वाले स्टाइल में, हाँ, एकदम बढ़िया प्रॉपर मिमिक्री करते हुए बोला था कि जाओ पहले उस आदमी के साइन लेके आओ, नागासाकी हिरोशिमा वाला। ठीक है। सो यहां पर भी अब वही वाली बात है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग को लेकर दुनिया भर की सरकारें, चाहे वो कोई भी एक सरकार हो, यूएस हो, चाइना हो, रशिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, दुनिया की सुपर पावर्स, दुनिया भर की सुपर पावर्स, चाइना हाँ उसमें है, ठीक है, क्या कह रहे हैं ये कि भाई फॉसिल फ्यूल कम जलाना चाहिए, कार्बन एमिशन कम करना चाहिए। लेकिन इन सब का प्रेशर किस पे डाल रहे हैं? डेवलपिंग कंट्रीज पे। मतलब तुमने डेवलपमेंट किया, उसमें तुमने फॉसिल फ्यूल जलाया, कोई नहीं, दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचा। हम कर रहे हैं, दुनिया को नुकसान पहुंच रहा है, दैट्स फैक्ट, यस दुनिया को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन मेरे भाई, एक तरफ है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, दूसरी तरफ है पॉलिटिकल सेटअप, जिसको तुम लोग एकदम घुमाए जा रहे हो। पूरी बात को समझना यहां पर, अगर इसको जरा आप स्टेटमेंट डाल दो, ये हेडलाइन डाल दो, डज इंडिया हैव अ राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स? राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल, ये कौन सी बात होती है? तुम पूछोगे क्या भूख लगने पर खाना खाना तुम्हारा अधिकार है? ऑब्वियसली है। क्या प्यास लगने पर पानी पीना तुम्हारा अधिकार है? बिल्कुल है। ठीक है, इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या? अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या तुम्हारी गर्दन में देना मेरा, तुम्हारी गर्दन जो है गिटार में डाल देना मेरा अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो इसमें तो कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं है, राइट? सो यहां पर भी वही वाला मुद्दा है, डज इंडिया हैव अ राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स? व्हाई नॉट? Why not? Not just India, any developing nation or any underdeveloped nations. Okay? कि भाई मुद्दा क्या है? US a capitalist state, China again on the very same lines, on the very same pages, Russia very same pages, communism को ये दोनों nations जो है बहुत आगे forward किए हुए हैं. The whole of Europe, yes for sure, capitalism does exist in a direct manner or indirect manner, but what they have done, they have instigated, they have applied on their industries what? The growth and development. और वो अपने आप में बहुत खूबसूरत मुल्क बने हैं, बहुत ही एक डेवलप्ड नेशंस बने हैं, विदाउट एनी डाउट्स, विदाउट एनी क्वेश्चंस। लेकिन ऐसे मामले में अब आता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। जैसे कि अभी हम लोग 2 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि पॉलिटिक्स भी एक तरफ है और इन्वायरमेंट भी एक तरफ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी एक तरफ है और इकोलॉजी भी एक तरफ है। हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते और इकोलॉजी के डेवलपमेंट और उसके प्रोटेक्शन पर भी फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। दोनों को मिक्स करके चलना है, मिलाकर चलना है, आगे बढ़ना है, राइट? तो जब दोनों को मिलाकर आगे बढ़ना है तो हमें दोनों में बैलेंस बरकरार रखना पड़ेगा। तो अब अगर देखा जाए तो क्या फॉसिल फ्यूल बर्निंग, कार्बन एमिशन से दुनिया को नुकसान हो रहा है? बेइंतहा नुकसान हो रहा है, ठीक है, और इतना हो रहा है कि हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपको याद होगा 2050 का डेटा बताया गया है कि कितना बिलियन डॉलर, 1100 कुछ तो बिलियन डॉलर हमारा लॉस हो चुका होगा जीडीपी में क्लाइमेट चेंज की वजह से, राइट? अभी 2 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था कि लगभग हर 1 मिनट में, लगभग हर जो है 27 मिनट के कहानी के अंदर हम देखते हैं कि एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा इलाका फॉरेस्ट का साफ हो जाता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, राइट? तो क्या ऐसे में हमें अपनी इंडस्ट्रीज पर ताला लगा देना चाहिए? क्या ऐसे में हमें यहां पर जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम है उस पर रोक रखाव लगा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ताला नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हाँ, एक कॉमा, कुछ हाइफिन्स, कुछ स्लैश, कुछ डैशेस वहां पर जरूर होने चाहिए। लेकिन ये तब मुमकिन है जब दूसरी तरफ से पॉलिटिक्स यानी कि दी जियोपॉलिटिक्स, नॉट द पॉलिटिक्स, सॉरी, द जियोपॉलिटिक्स यानी कि द इंटरनेशनल रिलेशंस जब शांत बैठेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो अमेरिका के पास है, जो चाइना के पास है, वो मैं ले लूंगा अगर तुम शांति से रहो तो, राइट? क्योंकि अगर इसकी बात करेंगे तो हमारे पास ये भी तो है। तो यहां तो कहीं शांति की बात नहीं हो रही है, यहां तो कहीं आप नहीं बात कर रहे हो ना पीस की, यहां तो आप बात कर रहे हो मिलिट्री ड्रिल की। तो एक तरफ मतलब दो तरफा बातें हो रही है यहां पे, है ना? एक तरफ हम बात कर रहे हैं भाई किसकी? मिलिट्री, जियोपॉलिटिक्स, टेंशन, वर्चस्व, डोमिनेंस, सुप्रीमेसी, वॉर ऑफ सुप्रीमेसी, रशिया वर्सेस यूएस वर्सेस चाइना वर्सेस नॉर्थ कोरिया वर्सेस यूरोप वर्सेस एशिया वर्सेस अफ्रीका एंड द टेररिज्म एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेररिज्म एंड द ब्लैक मार्केटिंग ऑफ द क्रूड ऑयल। ये सब एक तरफ लगा हुआ है। ओके, चलो इसको बंद कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये सब रिपोर्ट्स बनाने की बात नहीं करनी पड़ेगी, फिर फॉसिल फ्यूल बर्निंग की बात नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज जंग किसकी है? वर्चस्व की। वर्चस्व किसका होगा? जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास आर्मी होगी। आर्मी किसके पास होगा? जिसके पास पैसा होगा। और पैसा कहां से आएगा? इंडस्ट्रीज से। इंडस्ट्रीज से नुकसान किसका हो रहा है? एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। तुम क्या रिपोर्ट तैयार कर रहे हो? इंडिया में इतना एमिशन हो रहा है,
मीथेन प्लेस तुमने नहीं लिया, अरे भाई क्यों ले लो? मीथेन एमिशन हम उसको रोकने का तो हम प्लेस ले ही नहीं सकते। ना रशिया ले सकता है, ना चाइना ले सकता है, नहीं लिया उन्होंने। उसी तरीके से कार्बन एमिशन तुमने तो पहले ही बना रखी है, तुमने तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750 में अपने यहाँ रखा हुआ है। 1750-60 के टाइम पीरियड से 1850 तक के टाइम पीरियड में पूरे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से, नॉट ऑस्ट्रेलिया सॉरी, यूरोप और अमेरिका जैसे जो कॉन्टिनेंट्स रहे हैं, वहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने अपने पैर बहुत कायदे से जमा लिए थे 1850 में ही। बल्कि ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंडिया में आने में अभी भी 100 साल थे, और 100 साल के बाद जब हिंदुस्तान आजाद होगा, ये सोने की चिड़िया के पंख ही कट चुके होंगे, बिकॉज थैंक्स टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड ऑल। अब इस सोने की चिड़िया को अपने पंख वापस से फैलाने हैं, राइट? तो वापस से पंख निकालने हैं, तो उसका सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज पे आप क्या बोल रहे हैं? दैट इज यार, तुम पोल्यूशन कम फैलाओ, तुम जो है ये कम करो, तुम जो है वो कम करो, राइट? सो डज वी हैव द राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स? Who are you to ask me this question? Simple logic. Who are you to ask me this question? Okay? Clear up? Contradiction between Navy drill and climate. Not just Navy drill, but all military drill. Okay. Good morning, sir. Your student from class 8. Wow, kya baat hai. Good morning, my dear student. Okay. Right up, everyone. So please remember, does India have a right to burn fossil fuels? हमारा जवाब इतना ही था. Why should I answer this to you? And who are you asking me this question? अगर तुमने आज तक फॉसिल फ्यूल नहीं बर्न किया है तो मुझसे पूछो. तुमने आज तक पोल्यूशन नहीं फैलाया है तो मुझसे पूछो. तुम पोल्यूशन फैलाने के लिए, पोल्यूशन के मिटिगेशन के लिए, उसको रोकने के लिए तुम प्रॉपर एक्शंस ले रहे हो, तब मुझसे सवाल पूछो, लेकिन उससे पहले नहीं. ठीक? ओके. So now there has been a constant debate, quite a lot of debate on India's dependence on coal against the backdrop on the Conference of Parties 26 meeting, कि हम कोल पर ही निर्भर हैं. हाँ है तो बिल्कुल हैं, बहुत ज्यादा हैं. इसकी वजह से क्या हो रहा है? थोड़ा पोल्यूशन फैल रहा है, तो क्या करें? ऑब्वियसली दुनिया भर में तबाही हमने तो नहीं मचा रखी है, राइट? दुनिया भर में अगर कहीं अफरा तफरी मची है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, तो उसमें हम तो जाकर एक्टिव प्लेयर नहीं है कि हमने जो है ब्लास्ट वगैरह करना शुरू किया है, राइट? तो अब हमें तो कोल पे डिपेंड रहना ही पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट उतना ज्यादा हो नहीं रहा है, एक्सपोर्ट उतना ज्यादा हो नहीं रहा है. ओके. अब इसको लेकर काफी डिबेट चल रहा है. तो ये था कि यार एक काम करो, अपना डिपेंडेंस कोल पर से घटाओ. तो हमने कहा ठीक है भाई, फेम इंडिया पॉलिसी है हमारे पास, हमने बोल रखा है इलेक्ट्रिक मोबिलाइजेशन करेंगे, है ना? इलेक्ट्रिक मोबिलाइजेशन करेंगे, सब चीजें करेंगे. तो ऐसे में अभी एक स्टेटमेंट निकल कर आता है इसी पर्टिकुलर यहां पर कहानी पे, डज इंडिया हैव अ राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन वाज, हु आर यू टू आस्क मी दिस क्वेश्चन? एंड सेकंड थिंग, एंटोनियो गुटेरेस, द यूएन चीफ, उनका एक स्टेटमेंट निकला. उन्होंने बताया कि यार किस तरीके से अब यूएस और चाइना साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज, रिस्क रिडक्शन एंड प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं. इट्स गुड टू सी. ओके, अगर आप देखोगे इन इस ट्वीट, एंटोनियो गुटेरेस वेलकम्ड द एग्रीमेंट बाय चाइना एंड द यूएस टू वर्क टुगेदर टू टेक मोर एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शन इन दिस डिकेड. दो तंबाकू बनाने वाली फैक्ट्रीज हाथ मिला रही हैं कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए. कितनी अच्छी बात है ये, राइट? दो तंबाकू बनाने वाली फैक्ट्रीज बात कर रही हैं क्या? चलो मिलकर हाथ बढ़ाते हैं और कैंसर हॉस्पिटल बनाते हैं. मजा आ गया सुन के, ऐसा बोलेंगे ना, मजा आया. ये कितने तेजस्वी लोग हैं, बहुत ज्यादा. ठीक है, और हम पे तुम सवाल उठा रहे हो, डू नॉट बर्न दी फॉसिल फ्यूल्स. हाँ, वो क्या बोला इन्होंने कि एंड नोटेड दैट द क्राइसिस रिक्वायर्स द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड सॉलिडेरिटी. 10 दिन रुक जाओ, 10 दिन के अंदर यूएस और चाइना के अंदर फिर बवाल हो जाएगा आपस में कुछ ना कुछ लेकर, कहीं ट्रेड वॉर तो कहीं एक्सपेंशनिज्म को लेकर. अभी मिलिट्री ड्रिल कर दिए हैं, ठीक है, यहां यूएई को लेकर, बहरीन को लेकर. अब चाइना फिर जो इंस्टिगेट होगा, कुछ ना कुछ फिर बवाल करेगा. फिर उसके बाद कहेंगे अरे हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं, किसके लिए? क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए. जो मिलिट्री ड्रिल तुम कर रहे हो, ठीक है, नेवी ड्रिल तुम कर रहे हो, क्या उससे मरीन इकोसिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचेगा? उसमें फ्यूल बर्निंग नहीं हो रही है, उसकी जरूरत है नहीं, शांति से रह लो, लेकिन नहीं. ठीक है, सो सारी बातें भी तुमने करनी है, सारे जवाब भी तुम्हें देने हैं, है ना? कि भाई पोल्यूशन नहीं करना, थम जाओ, रुक जाओ.
ओके, सो व्हाट क्या लिखा है यहाँ पे, दे रिक्वायर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड सॉलिडेरिटी, बोले तो भाईचारा, एकता, है ना, एक दूसरे का सम्मान। मिलिट्री ड्रिल तो हम ही कर रहे हैं हर जगह। ओके, सो आगे दूसरी कहानी, इसको आगे कंटिन्यू करोगे। सो इफ एनीथिंग द आर्ग्यूमेंट गोज, इट शुड आस्क फॉर अ हायर एंड फेयर शेयर इन द ग्लोबल कार्बन बजट। क्या बोला हमने, ये काम करो, देखो इंडस्ट्रीज कहां ज्यादा है कहां कम है, और ग्लोबल कार्बन बजट तैयार करो। गाइस प्लीज पेन डाउन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्लोबल कार्बन बजट। ओके, एक स्टेटमेंट है जो निकल कर आया है। ग्लोबल कार्बन बजट बोले तो जहां ग्लोबली डिसाइड करोगे, ग्लोबली, डोमेस्टिक लेवल या नेशनल लेवल पर नहीं, ग्लोबली डिसाइड करोगे आप कि इतना एमिशन होगा कार्बन का पर ईयर, ग्लोबली। अब उसमें आओ बात करो, फिर देखते हैं, फिर पता चलेगा जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तुम्हारी तो इंडस्ट्रीज ज्यादा है, तुम्हारा तो एक्सपोर्ट ज्यादा है, तुम्हारा तो ट्रेड वॉर चल रहा है भाई आपस में एक दूसरे के साथ, तो तुम तो बोलोगे नहीं हमें ज्यादा परमिट चाहिए। क्यों ज्यादा परमिट चाहिए? ठीक है, हम भी तो डेवलपिंग नेशन है, और एशिया के अंदर तो हम सुपर पावर है, साउथ एशिया के अंदर तो तुम हमसे मिलने आओगे, राइट। सो ऐसे में अब निकल कर आ गया क्या, एक कहानी कि आओ बाबू, अगर, है ना, बहुत ज्यादा कलेजा है तो चलिए ग्लोबल कार्बन बजट तैयार करते हैं, सबको बराबर यूनिट्स बांट देते हैं, सबको, केनिया से लेके सोमालिया तक, यूएस से लेके इंडिया तक, ठीक है, सबको बराबर कार्बन एमिशन का दिया जाए, राइट। चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, उधर से वेन्यूटो हो, पलाऊ आइलैंड हो, चाहे इधर से हमारे कैरिबियन आइलैंड्स हो, सबको बराबर दे दिया जाए, फिर पता चलेगा। लेकिन ये बातें वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि इससे उनका खतरनाक वाला नुकसान है, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा, राइट। उसके बाद से क्या बोलेंगे, कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, 1 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ता जा रहा है भाई, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, समुद्र का लेवल ऊपर आ जाएगा, हम बाढ़ में बह जाएंगे। तो मत करो ना ढूंढू, ठीक है, अब क्या ही बोला जाए, तो मत करो, राइट। हाँ बिल्कुल। अरेबल लैंड इज द लैंड रिलेटेड टू, अरेबल से सारे एग्रीकल्चरल लैंड्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, नॉट जस्ट द अरेबल, नॉट all the lands, forest, non-forest, and all the types. Okay, so guys, please remember the next thing. Okay, the next thing that came into the question here, there is no doubt that this carbon budget framework is an excellent tool to understand global injustice for sure. Okay, global injustice को सबसे बड़ा जवाब देगा, but to move from there to our right to burn is a big leap. Okay, right to burn is really a big leap. We have got the right to burn fossil fuels, and why not? Who are you to ask me this question? Why not? मैं जलाऊंगा क्योंकि मुझे इंडस्ट्रीज लगानी है, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है। वो पैसा का इस्तेमाल मैं कहां करूंगा? हाँ, मैं उस पैसे का इस्तेमाल मिलिट्री में करूंगा। क्यों? क्योंकि हाथ में शमशीर। दो कारण होते हैं। कारण नंबर एक, रीजन नंबर वन, ओके, वजह पहली वजह क्या है? डिफेंस। वजह दूसरी है अटैक। ओके, मेरे हाथ में शमशीर है, मेरे हाथ में तलवार है, इसलिए नहीं कि मुझे तुम पे अटैक करना है, इसलिए कि अगर तुमने मुझ पे अटैक किया तो मुझे अपने डिफेंस में मेरे पास शमशीर रहे, तलवार रहे। और ये शमशीर यानी कि तलवार, यानी कि ये वेपन जिसे हम न्यूक्लियर कह रहे हैं, या जितने भी एक्सप्लोसिव टाइप्स के वेपन्स हो, कहां से बनेंगे? पैसे से। पैसा कहां से आएगा? इंडस्ट्रीज से। इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल पोल्यूशन। ग्लोबल पोल्यूशन को रोकने के लिए कौन आ रहा है? दुनिया भर की सरकारें। मतलब एक तरफ हम बोल रहे हैं पोल्यूशन रोकेंगे, दूसरी तरफ हम जियोपॉलिटिक्स में मिलिट्री ड्रिल्स किए जा रहे हैं, एंड हेंस प्रूव्ड बैलेंस बरकरार है ना, इधर कुछ बोल रहे हैं, इधर कुछ कर रहे हैं, इधर कुछ बोल रहे हैं, इधर कुछ नहीं कर रहे हैं, हेंस प्रूव्ड, राइट। सो राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल, यस वी हैव, व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस वर्ड इनजस्टिस, इंसाफ। इंसाफ जब पीछे बैठ जाता है, ठीक है, तो गैर इंसाफी जब सामने आती है, जब ये बहुत नाजायज तरीके से इंसाफ की बात की जाती है, बहुत नाइंसाफी हो जाती है ना, जब तब आ जाती है कहानी कि यार ऐसा है कि 100 बिल्ली खाकर, ठीक है, सॉरी 100 चूहे खाकर, है ना, बिल्ली चल दी। अब ये तो नहीं होना चाहिए, राइट। क्लियर अप एवरीवन? एनी क्वेश्चंस? क्लियर था? चलो, okay, so now moving on to the next point, that is आचार्य जीवतराम भगवान दास कृपलानी।
ओके, जे बी कृपलानी साहब के ऊपर जो है एक जो है एक न्यूज है, सो उस पर बात करते हैं। सो कौन है कृपलानी साहब और क्यों है ये न्यूज में, आइए लेट्स प्रोसीड विद ऑल ऑफ दोस फैक्ट्स। ओके, क्लियर है, नो क्वेश्चंस, चलिए। ओके गाइस, सो द नेक्स्ट थिंग, that is the many hats of Acharya Jivatram Bhagwan Das Kriplani, in short J.B. Kriplani, remembering on his birth anniversary, the environmentalist, the mystic and independence activist. Okay, so अगर हम बात करें कृपलानी साहब की, so guys please remember, okay, जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल वो भी करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, तो कृपलानी साहब अभी करंट में हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। So Kriplani sir, Acharya Kriplani was the president of the Congress party when India gained independence. Okay, so the first prelims specific point, who was the president of the Congress during the Indian independence era? So it was Acharya J.B. Kriplani. He resigned from his position soon after independence. Does he continued with the position? Did he continue with the position? No, he didn't. He did resign immediately because of some just misunderstanding, or not just misunderstanding, differences in opinion, differences in understanding between the other congressmen. Okay, then Kriplani married to India's first ever women chief minister, Sucheta Kriplani. आपको याद होगा India's first women chief minister, okay, Sucheta Kriplani she is, and इनके husband थे हमारे कृपलानी साहब, बोले तो आचार्य JB Kriplani. Okay, then next, born on 11th of November 1888, Jivatram Bhagwan Das Kriplani, popularly known as Acharya Kriplani. Okay, who became a harsh critic of the first prime minister because of some differences in opinion, and he was born where? In Hyderabad. Okay, then studied at Fergusson College, where? Pune. Okay, Fergusson College of Pune, very well famous for its literature subjects. Okay, so यहाँ पर से इन्होंने पढ़ाई करी and became a school teacher before joining the freedom movement. So he was a teacher before joining the फ्रीडम मूवमेंट। अगर आप बात करोगे फ्रीडम मूवमेंट में सबसे ज्यादा जो प्रोफेशंस हमें देखने को मिले हैं, दे वर द टीचर्स एंड द एडवोकेट्स, द लॉयर्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम द फार्मर्स एंड द ट्रेडर्स, द नेक्स्ट वन फॉर श्योर, द टीचर्स एंड द लॉयर्स, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दीज वर द पीपल हु डोमिनेटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज वेल, राइट? So during the early 1920s, he was actively involved in the politics and became part of the non-cooperation movement. So next question, did J.B. Kriplani join the non-cooperation movement? Yes, he did. Did he join the salt satyagraha? Yes, he did. He did join the Quit India movement? Yes, for sure he did. Okay, and reportedly he was a long Gandhian socialist before joining the economically right-wing Swatantra party. Okay, so guys, please remember, he also joined a party which is known as Swatantrata party. Okay, a Swatantra party, right? So he was, though he was a Gandhian, a socialist Gandhian, but yes, इकोनॉमिक राइट विंग को प्रमोट करने के लिए, यानी कि एक समवेयर टाइप ऑफ कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए भी कृपलानी साहब ने स्वतंत्र पार्टी को ज्वाइन किया था। ओके, सो प्लीज डू रिमेंबर दैट, राइट? ओके, सो ऑटोबायोग्राफी, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी, क्या नाम था इसका? माई टाइम्स। ओके, सो गाइस प्लीज रिमेंबर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ जेबी कृपलानी, क्या नाम है उसका? माई टाइम्स, या यूं पूछ दिया जाए, माई टाइम्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, इट इज आचार्य जेबी कृपलानी। ओके, जीवतराम भगवान दास कृपलानी साहब की एक ऑटोबायोग्राफी है, क्या नाम है इसका? माई टाइम्स, मेरे वक्त, मेरे समय, ठीक? एंड ही वॉज द वेरी फर्स्ट पर्सनैलिटी, आचार्य कृपलानी मूव द फर्स्ट एवर नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा। Okay, first ever no confidence motion on the floor of लोक सभा। तो पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाले हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास में कौन है? हमारे जे.बी. कृपलानी साहब। ओके एवरीवन, सो जस्ट प्लीज पेन डाउन। सो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माई टाइम्स। एंड यस, व्हाट इज his another important role in the politics of India? He is the first personality to introduce the Lok Sabha, introduced in the Lok Sabha the no confidence motion. Okay, पहला no confidence motion जो लाया है वो यही लेकर आए हैं, ठीक? Okay, then moving on to the next things, the solar ironing cart. Okay, एक कहानी है solar ironing cart को लेकर। Okay, so तमिलनाडु की हमारी एक बहुत ही brave heart kid,
शी हैज कम अप विद द सोलर आयरनिंग कार्ड। तो ये पहले कर लेते हैं इसके बारे में बातचीत। So Miss Vinisha Uma Shankar, a class 10 student from Tamil Nadu, okay, received Dr. APJ Kalam Ignite Awards. Okay, what she received? Ignite Awards instituted by National Innovation Foundation, okay, an autonomous body of the Department of Science and Technology, okay, for her mobile ironing cart. इन्होंने मोबाइल आयरनिंग कार्ट एक निकाला। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं? आयन, राइट? दैट इज द प्रेस। ओके, ये इसका इस्तेमाल कर रही है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो। सो दिस इज अ प्रेस। ओके, आयन करते हैं इससे हम लोग अपने कपड़े। अगर आप लोग आयन करके कपड़े पहनना पसंद करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। ये क्या है? ओके, सो ये क्या है? इट्स अ कार्ट। ओके, ये एक जैसे बोलते हैं ना, रेडी, राइट? तो इस पर इन्होंने ये आयरन कार्ट लगाया है। अब इसकी खासियत क्या है, आइए वो समझ लेते हैं। ओके, व्हाई इट इज इन न्यूज, कि भाई प्रेस ही तो कर रहे हैं लेकिन न्यूज में क्यों है? आखिर ऐसी क्या खासियत है इस पर्टिकुलर मोबाइल आयरन कार्ट की? ओके, सो गाइस प्लीज पेन डाउन द इंपॉर्टेंस। अ मोबाइल आयरनिंग कार्ट व्हिच यूजेस सोलर पैनल्स टू पावर अ स्टीम आयरन बॉक्स। इसमें कोई कोल वगैरह का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। किसका इस्तेमाल हो रहा है? सोलर पैनल्स का। किस तरफ इशारा हम कर रहे हैं? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 101st कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स टू ज्वाइन इट। ओके, और इसी COP26 के अंदर हमने क्या दिखाया है? अपना आयरनिंग कार्ट। कि भाई हम तो सोलर अलायंस को लेकर कितने सीरियस हैं कि हमारे हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी अब सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करने के लिए टेक्निक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, ये बात जो है हमने निकाली है कहां पर? मीडिया के सामने, दुनिया भर की मीडिया के सामने, कि सोलर अलायंस को लेकर हम कितने ज्यादा जागरूक हैं, सोलर अलायंस को लेकर हम कितने ज्यादा एक्टिव हैं। ये इसका नजारा हमें हमारे बच्चे भी दिखा रहे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, राइट? सो व्हाट इट यूजेस? सोलर पैनल्स, राइट? सो इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर कोल। ओके, हमें अब यहां पर कोल की जरूरत नहीं है। अब जब कोल की जरूरत नहीं है, सन से शाइन हो रहा है, ओके, सन शाइन हो रहा है, उससे ये चार्ज हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो हमारे जो पर्सनालिटीज हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, जो इन्वॉल्व हैं आयरनिंग वगैरह के बिजनेस में, तो उनको ये फायदा ही पहुंचाएगा। अब दूसरी चीज अगर आप इसके बारे में देखोगे खासियत, सो द आयरनिंग कार्ट कैन ऑल्सो बी फिटेड विथ अ कॉइन ऑपरेटेड GSM PCO। ओके, इसमें क्या है? एक पीसीओ भी है। प्रेस व्रेस करते करते फोन उठाओ और पूछो खाना वाना हो गया और क्या हो रहा है, तो फिर कॉफी वॉफी, कुछ बर्गर कुछ चले, ऐसा करके, राइट? सो पीसीओ भी है, बातचीत भी कर सकते हैं। देन USB चार्जिंग पॉइंट, ऐसा इंस्टाग्राम पे रील्स देखते देखते मोबाइल का चार्जिंग वगैरह खत्म हो गया है तो चार्ज वगैरह लगा ले, ठीक है? एंड अ मोबाइल रिचार्जिंग विच कैन फेच एक्स्ट्रा इनकम। ओके, तो यहां पर क्या सीन है? ठीक है, जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपसे बोल सकते हैं भैया रील्स देखनी है ना और चार्ज करना पड़ेगा, 5 रुपए लगेंगे चार्ज के लिए, देंगे कि नहीं? आप बोलोगे भैया 5 नहीं तुम 50 ले लो, भले मेरी शर्ट की प्रेस जो है 10 रुपए में हो रही होगी, लेकिन तुम 50 रुपए ले लो, मेरा मोबाइल नहीं ऑफ होना चाहिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। टैग कर रहा था मैं लोगों को। सो गाइस अगेन, okay, so let's proceed again. Write up everyone. So this is what the importance of the solar ironing card. लेकिन अब इसकी वजह से जो चीजें न्यूज में आ गई हैं उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। ओके, सो न्यूज में क्या आया अगर आप देखोगे यहाँ पे, द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ओके, द आयरनिंग कार्ड, ओके, उसकी इंपॉर्टेंस हमने देख ली, बट अब न्यूज में क्या इसकी वजह से? द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। सो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन क्या होता है? आइए उस पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। सो इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। National Innovation Foundation, what it is? It is an autonomous body of the Department of Science and Technology. Okay, क्या है ये? Autonomous body है, किसके अंदर काम कर रहा है? Department of Science and Technology. Okay, set up in 2000, February 2000, where? Ahmedabad, where it is? Gujarat, to provide institutional support for scouting, spawning, sustaining and scaling up the grassroots innovation across the country. मतलब बोले तो innovations और inventions को promote करने के लिए, ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 2000, फरवरी 2000 के अंदर गुजरात में अहमदाबाद में हमने एक इंस्टीट्यूट निकाला। क्या नाम था इंस्टीट्यूट का? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, NIF। सिंपल, एक लाइन में इतनी जानकारी काफी होगी। कब बनाया गया है? फरवरी इंपॉर्टेंट है नहीं, कतई नहीं, उसको वैलेंटाइंस डे के लिए छोड़ दो। सन 2000 इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट याद है, उसको याद रखो। कहां? अहमदाबाद, ठीक है, फॉर श्योर गुजरात, अहमदाबाद। ओके, देन क्यों बनाया गया था? ग्रास रूट लेवल पर इनोवेशन को
प्रमोट करने के लिए। किसने बनाया है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बनाया, बट किस डिपार्टमेंट के अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, विच डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इज इट अगेन स्टक? ओके, ऑल क्लियर है? चलो, right lag, no lag, I don't think so, it's lagging. Okay, right, so guys please remember it is working under what? Working under the department of science and technology. कब बनाया है? 2000 में। कहाँ? अहमदाबाद में। किस लिए? इनोवेशन और इन्वेंशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक, then next it provides some awards. Okay, there are some awards here as well, like the Inspire Award. Okay, what do you mean by the Inspire Award? So it is also known as Manak. Okay, Inspire Award बोले तो कहाँ से आता है? मनक से बोले तो Million Minds Augmentation National Aspiration and Knowledge. Guys please pen down Manak. Okay, क्या है ये? इसका एक अवार्ड जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन देता है, इसका दूसरा नाम क्या है? मनक बोले तो मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। ओके, कौन देता है? वंस अगेन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। ओके, किस लिए? स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट करने के लिए। कहां से आ रहा है? फॉर श्योर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। ठीक है गाइज, ये है इंस्पायर। ओके, और दूसरी चीज रहेगी इसके अंदर का जो दूसरा एक जो अवार्ड है उसका नाम है इग्नाइट। ओके, तो इंस्पायर मैंने आपके सामने लिखा है, आप मुझे होमवर्क में कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे व्हाट डू यू मीन बाय द इग्नाइट अवार्ड। ठीक है, जो हमारी हाई स्कूल की जो स्टूडेंट हैं तमिलनाडु की जिन्होंने आयरनिंग कार्ड बनाया है उनको दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय द अवार्ड इग्नाइट। ओके, इंस्पायर के बारे में मैंने आपको बताया है, मैंने आपको इग्नाइट के बारे में नहीं बताया है। तो इंस्पायर आपने लिख लिया, दैट इज मनक। ओके, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज, किसके लिए है? फॉर श्योर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के तहत जिन लोगों ने भी अपना इन्वेंशन और इनोवेशन सामने रखा है और इनको स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट करने के लिए, यानी कि एक नया वेंचर, नया बिजनेस प्रमोट करने के लिए भी अवार्ड्स और फंड्स दिए जाते हैं। सो ये क्या है? इंस्पायर। ओके, बट नेक्स्ट थिंग विल बी व्हाट? इग्नाइट। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अवार्ड इग्नाइट? ओके, इग्नाइट क्या है, क्यों इसका नाम इग्नाइट रखा गया है और कैसे दिया जा रहा है, कौन दे रहा है? तो कौन दे रहा है तो आपको पता ही है, इट इज एनआईएफ, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। बट यस, इसके बाद उसका क्या रोल है, मतलब इग्नाइट और इंस्पायर में क्या फर्क है, ये आप मुझे बताओगे क्लास के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, यस भैया, ऑल ओके नाउ? नाउ ओके, ओके एवरीवन, चलो ओके। सो गाइस, स्वागत है आपका, बाबा आपका स्वागत कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम चलते हैं अपने आज के सेगमेंट की तरफ। इट्स क्लियर सर? ओके, थैंक यू सो मच। सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद टुडेस सेगमेंट ऑफ आज का ज्ञान। ठीक है, चलिए हम आज का ज्ञान अपना ले लेते हैं। सो अब आपको पता ही है कितनी खूबसूरत सी गाड़ी है, कितना खूबसूरत सा नजारा है। तो ज्ञान की बात करते हैं और आज हम जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उनका नाम है द ग्रेट बिरसा मुंडा। ओके, बट हु इज बिरसा मुंडा, आइए इस पर बातचीत की जाए। So born on 15th of November 1875, where in छोटा नागपुर प्लेट्यू, बोले तो आप इसको कह सकते हो बिहार, अपना झारखंड। ओके, so born on 15th of November 1875, इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी आ रही है। ओके, belonged to the मुंडा tribe in छोटा नागपुर प्लेट्यू। He is also known as धरती आबा, that is the father of earth, right? बिरसा मुंडा also known as धरती आबा, या who is known as धरती आबा? It is बिरसा मुंडा। ओके, बिरसा मुंडा, धरती आबा, किधर? छोटा नागपुर प्लेट्यू, बोले तो झारखंड। ओके, सो ही स्टार्टेड अ फेथ नोन एज बिरसैत। ओके, बिरसा मुंडा ने एक अलग जो है एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश करी, क्या नाम था? बिरसैत। ओके, जिसको मुंडा और ओरान कम्युनिटीज ने ज्वाइन किया था, किसके खिलाफ? ब्रिटिश कन्वर्जन एक्टिविटीज के खिलाफ, या सिंपल शब्दों में ब्रिटिश के खिलाफ। ओके, सो गाइस प्लीज रिमेंबर बिरसा मुंडा 15th of November 1875। ओके,
क्या है ये? मुंडा रेबेलियन शुरू करने वाले भाई साहब हैं। इनको हमने और क्या नाम दिया है? यस, इज अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी अनडाउटेडली। और इनको हमने और क्या नाम दिया है? धरती आबा, द फादर ऑफ अर्थ। ओके, सो अगर आप बात करोगे द ब्रेव हार्ट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया, इसमें बिरसा मुंडा का नाम सबसे आगे लिखा जाता है। ओके, सो मुंडा एंड ओराउन कम्युनिटी जॉइंट द बिरसायत एक्ट। तो मुंडा कम्युनिटी ने ज्वाइन किया था, यस फॉर श्योर, लेकिन हाँ, एक और कम्युनिटी, एक और ट्राइब है वहां पर, ओराउन। ओके, उन्होंने भी ज्वाइन किया था। सो गाइस प्लीज रिमेंबर, विलियम्स फैक्ट्स हैं ये आ जाते हैं। ओनली द मुंडा कम्युनिटी जॉइन द बिरसायत सेक्ट। नो, बिरसायत को मुंडा एज वेल एज ओराउन दोनों ने ज्वाइन किया था। ओके, मुंडा एंड ओराउन दो कम्युनिटीज हैं जो बिरसायत को ज्वाइन करेंगे। ओके, now let's talk about the Munda rebellion. So it started by Birsa Munda itself, where in Ranchi, modern day Jharkhand, okay, the then Bihar, okay, that is the eastern provinces at that time. So क्या शुरू किया था इन्होंने? बिरसा मुंडा started the Munda rebellion where in Ranchi, when in 1899, 1899 से 1900 तक चला, मतलब लगभग 2 साल चला। अब क्यों 2 साल चला? बिकॉज 1900 में बिरसा मुंडा साहब को अरेस्ट कर दिया गया था। ओके, सो उनके अरेस्ट के बाद ये रिबेलियन भी खत्म हो गया। देन हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड। तो इनके खिलाफ था, किसके खिलाफ था? ये फर्स्ट थिंग, द लैंडलॉर्ड्स एंड द मनी लेंडर्स। देन मिशनरीज, दोज हु वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। ओके, जो उनका कल्चर था उसको बहुत क्रिटिसिज्म और कन्वर्जन देखने को मिल रहा था, तो उसके खिलाफ। देन लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, फॉर श्योर ये तो इंडिया में अगर कहीं पर भी रिवॉल्ट हो रहा था तो उसमें एक ये चीज थी जो कॉमन थी, द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। अगर वो ट्राइबल रिबेलियन है या फार्म रिबेलियन है, ठीक है, तो वहां पर एक चीज कॉमन रहेगी, टैक्स, यस फॉर श्योर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। ओके, दे वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। ओके, सो द लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स उनके अगेंस्ट, मिशनरीज उनके अगेंस्ट, एंड लैंड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश उनके अगेंस्ट शुरू किया गया था क्या? द मुंडा रिबेलियन। इट वाज आल्सो नोन एज द उलगुलन। ओके, द ग्रेट ट्यूमल्ट। गाइस प्लीज रिमेंबर, उलगुलन किसको कहते हैं? द मुंडा रिबेलियन। उसका नाम क्या है? उलगुलन। उसको एक और दूसरा नाम दिया गया, द ग्रेट ट्यूमल्ट बोले तो उलगुलन। सो द उलगुलन और द ग्रेट ट्यूमल्ट as the movement came to be called, aimed at establishing Munda Raj by driving out the British from their territory. Okay, and Munda used traditional symbols and languages to rouse people, urging them to destroy Ravan. Ravan, ब्रिटिश को रावण का जो स्टेटमेंट है किस ट्राइबल रिबेलियन में दिया गया है? दैट इज द मुंडा रिबेलियन। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज को लेकर कि उन्होंने किस कौन सी एक रिबेलियन है जिसने ब्रिटिश को कौन सा नाम दिया था। ओके, तो मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, मल्टीपल ऑप्शंस जो होते हैं उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो प्लीज रिमेंबर रावणा, ओके, दैट इज रावण। दे वर द ब्रिटिश, दे वर कॉल्ड द रावण इन द मुंडा रिबेलियन। Okay, that is the outsiders, the dictates, okay, that is the Europeans specifically, right? So the Munda used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravan. Okay, और रावण यहाँ पर वो किसको कह रहे हैं? The British power. Okay, those who were destroying their traditional land system, culture, okay, and there were also the news of conversions and all, the forced conversions and all. Okay. School bag of Ulgulan. Okay, yes, in Jharkhand, right? PC बाबा को प्रणाम, फेवरेट बाबा। चलो, क्लियर सर जी, फैंटास्टिक। ओके, सो बाबा प्रणाम आपका स्वीकार कर रहे हैं और बदले में आपको ये ज्ञान भी दे रहे हैं, ठीक है। सो चलिए, सो बिरसा फॉलोअर्स, when we talk about the Birsa followers, they began targeting the symbols of Diku, that is the Ravan, and European powers. Okay, and they attacked the police stations and churches and raided the properties of money lenders. बोले तो मतलब ये एक बहुत ही हाई स्केल एक रिबेलियन था, बट ओके, ब्रिटिश राज के खिलाफ ये रिबेलियन भी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। रीजन बीइंग, ऑन 3rd of March 1900 Birsa Munda was arrested by the police, okay, while he was sleeping with his guerrilla army where in Jammi Kopal. Okay, guys, please pen down where Birsa Munda, okay, the great Birsa Munda, where he was arrested. So he was arrested in Chandrakpur, that is in Jharkhand. A specific location जो है जमकोपई, okay, जमकोपई फॉरेस्ट। और ये कहां पर है?
चंद्रकपुर वेयर झारखंड. सो गाइस स्पेसिफिक लोकेशंस आपको दी जा रही है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से. सो वेयर इज द जमकोपई फॉरेस्ट? सो जमकोपई फॉरेस्ट इज एट चक्रधरपुर वेयर इन झारखंड. ओके, सो सिंपल एक चीज है, आप अभी अपना इंडिया का मैप खोलोगे क्लास के बाद तुरंत. एटलीस्ट अगर आपके पास है, होनी ही चाहिए फॉर श्योर, नहीं है तो मैप तो होगा. ओके, तो उसमें आप झारखंड की तरफ जाओगे, झारखंड में पेन डाउन करोगे, दैट इज दी जमकोपई फॉरेस्ट. ओके, लोकेशन क्या है? चक्रधरपुर. ठीक है. ओके, yes, absolutely. Birsa Munda. Okay, he died because of cholera. Okay, he died because of cholera on 9th of June in 1900 in Central Jail in Ranchi. Okay, so guys, please remember बिरसा मुंडा साहब की जो शहादत है, ठीक है, वो जंग लड़ने में नहीं हुई थी. Remember this. Okay, he died because of a disease known as cholera. Okay, when on 9th of June 1900 itself in Central Jail at Ranchi. ओके, सो गाइस ध्यान रखना इस बात को कि बिरसा मुंडा साहब जो है हमारे, इनको गोली नहीं मारी गई थी, इनको जो है फांसी नहीं दिया गया था. ही डाइड बिकॉज ऑफ इलनेस दैट इज कोलरा. ओके, सो ये बातें हैं, बस आपको ध्यान रखना है. एंड गाइस आई बिलीव इट वाज रियली हेल्पफुल सेशन फॉर यू गाइस. एंड प्लीज रिमेंबर फीडबैक अपना देना आपको जरूरी और होमवर्क भी करना जरूरी है. तो आज का आपका एक ही होमवर्क है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इग्नाइट, okay, and inspire the awards. Right up everyone. So guys, here it is, the most wonderful slogan that is Unacademy. Let's crack it. Okay, so guys, please remember you have to come on the Unacademy Plus platform as well, because you know what's waiting for you up there in the Plus platform, the best educators of this nation. Okay, and please remember the special price week is also on. Okay, क्या चल रहा है हमारे पास? Special price week, so reduced by 10% only on combo and iconic and J's. So what you have to do, you have to get, you can get the flat 10% extra off while using my promo code PMUPSC10. Okay, so plus iconic combo and iconic GS combo. अगर आप prices की बात करोगे तो एक साल का जो इसका actual price है that is 57,704 rupees. अभी ये कितना है? 46,739 rupees. 2 years की अगर आप बात करोगे तो it is 82,275. Right now it is 66,643. For 3 years, it is 99,456. Right now, it is 80,559. Iconic combo की अगर आप बात करोगे, for 1 year 78,000. अभी कितना है? 63,989. For 2 years 1,20,000. अभी कितना है? 97,406. And for 3 years 1,28,000. अभी हो रखा है, जो कि 1,58,000 है. Okay. Iconic GS may be same. Okay, so you can see here 74,000. अभी कितना है? 60,345. 2 years 1,15,750. अभी कितना है? 93,758. एंड 3 years का हमारा आइकॉनिक जीएस का प्राइस 1,53,750. अभी कितना है? 1,24,538. ओके, सो गाइस यू कैन सी द हैवी सेविंग्स फॉर श्योर. सो क्विकली गो अहेड विद अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं. अब देखो ध्यान रखना, अगर यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो यूपीएससी वाला प्रोमो कोड भी रखना है. ठीक है, so PMUPSC10 is going to be your promo code. Please remember, nothing to fear. Your brother is here. Tension नहीं लेना कुछ भी. Okay, बस एक ही स्लोगन है जो मैं अपनी तरफ से देता हूँ. Yes, let's crack it and nothing to be fear. You're there and there. Okay, for sure. Relax. Okay, so once you have this, you have your name here as well for sure. And apart from that, what is there in the Unacademy Plus? Okay, so we got the live mentoring platform. Live mentoring platform बोले तो 1:1 personal coaching, 1:1 doubt solving, evaluated test series, daily answer writing, and study booster sessions. Right up. So live classes, weekly tests, we got the study materials, we got the unlimited access and structured courses for sure. Okay, so the fresh batches guys, please remember 17th of November. They are commencing from 17th of November, batches for 2022 as well as 2023 in Hindi and English. Okay, so now we got the types of subscription, that is the plus and the iconic. What is plus? Best educators, live classes, courses and PDFs, live tests and quizzes. Iconic में ये चारों चीजें जो हैं कॉमन रहेंगी फॉर श्योर. ओके, लेकिन दो एक्स्ट्रा चीजें आपको उसमें मिलती हैं, दैट इज योर पर्सनल कोच एंड मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. सो द एक्चुअल प्राइसेस आर हियर, बट वी हैव डिस्कस्ड दैट द प्राइसेस आर राइट नाउ, इट्स द स्पेशल प्राइस वीक गोइंग ऑन. सो गाइस क्विकली गो अहेड, ये रहा प्रोमो कोड, इसको कॉपी कर लो, लिख लो और यही लगाना है आपको. और ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी रहेगा. ओके, वेयर यू आर गोइंग टू connect me. Okay, so guys, PMUPSC10,
That's going to be our Telegram channel, and yes, the same is going to be our promo code for sure. Okay, so guys, please don't forget to like, share, and subscribe the channel as well. See you all at sharp 11 a.m. and we are going to discuss today the Socrates. We are going to discuss the ethics, moral philosophers and thinkers of the world. हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? Socrates को. Okay, everyone. So see you all sharp at 11 a.m. Thank you. Bye bye. Take care. Jai Hind. Allah Hafiz.